हेलो दोस्तों, आज मैं यूपीएससी के जो पेपर्स के जो सिलेबस है, मेंस के जो सिलेबस है, उसको अपन डिकोड करने जा रहे हैं। GS1 का सिलेबस को डिकोड करने जा रहे हैं। सिलेबस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। अपने कई बार पता नहीं चलता, अगर ऊपर से आप देखेंगे तो लगेगा कि ये इनफाइनाइट होराइजन है, मींस यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देती है, बट ऐसा नहीं है। 20 क्वेश्चंस में से उसके 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, बिल्कुल नया सा होता है। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चंस का जो मेजर पार्ट होता है, ये देखा गया यूपीएससी के ट्रेंड में कि वो इसी सिलेबस के कीवर्ड्स को टच करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर आप टॉपिक्स के इंटरलिंकेजेस जब डेवलप करना स्टार्ट करोगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज डेवलप करना जब स्टार्ट करोगे, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि एक्चुअली में यूपीएससी कुछ ही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछती है, कुछ मिर्च मसाला डाल के, बट टॉपिक ऑलमोस्ट सेम होता है, जो कि उसका डायरेक्टिव वर्ड्स आप देख सकते हैं उसके सिलेबस में, और एक रफ आइडिया उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लगा सकते हैं, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यदि आप लोगों का डिमांड हुआ तो डिस्कस कर सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते, अब देखते हैं जीएस पेपर 1 में है क्या, ये क्यों सिलेबस पढ़ना चाहिए। सबसे पहले है क्योंकि सिलेबस जब आप पढ़ोगे तभी उसको डेली लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आपके चारों तरफ इवेंट जो घट रहे हैं उसको रिलेट कर पाओगे, उसको अच्छे से समझ पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये मेरे लिए रिलेवेंट है, ये मेरे लिए इररिलेवेंट है। क्योंकि ये इतना वास्ट एग्जाम है, इतना कंफ्यूजिंग एग्जाम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग इररिलेवेंट टॉपिक पे अपना 4-4 घंटे 5-5 घंटे वेस्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल यूजलेस है, आउटपुट नहीं आना। वो बोलते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, मतलब कि कितना टाइम देना है किस टॉपिक पे ताकि मेरा उससे बेनिफिट ज्यादा हो, आउटकम ज्यादा निकल गया। चलो डिस्कस करते हैं GS1 का। देखो, एक होता है कि हेडिंग्स देना, ये हेडिंग्स दे रखा है, उसमें सब हेडिंग छोटे छोटे दे रखे हैं, 15-20 पॉइंट। अगर आप हेडिंग को समझ पाते हो, उसमें इंटरलिंकेजेस डेवलप कर पाते हो सब हेडिंग से, तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है, या यूपीएससी क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है। देखो, इसमें जो मेजर हेडिंग्स है वो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। मैं पूरा सिलेबस अभी नहीं पढ़ रहा, बट एक रफ आइडिया लगाऊं क्या इसमें डिस्कस हुआ होगा। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हेरिटेज मतलब क्या होता है, यदि आप पास्ट में जाओगे, सिलेबस पढ़ने का मतलब होता है कि एक एक जो वर्ड है, कीवर्ड है, उसके एग्जैक्ट डिफिनेशन का आइडिया होना, रफ आइडिया होना, उसमें कौन कौन से और टॉपिक्स आते हैं उसकी एक रफ आइडिया होना, ओके। तो कल्चर एंड इंडियन हेरिटेज मीन्स पास्ट की जो चीजें आपके पास है, जिसकी बदौलत या जिसका यूज करके आप पास्ट के कल्चर को, बिलीफ सिस्टम को, वैल्यू सिस्टम को जानते हो, उस समय की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन को जानते हो। पास्ट में जो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी वो ज्योग्राफिकली कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट उस सोसाइटी की कहाँ थी, रूरल सोसाइटी थी, अर्बन सोसाइटी थी, वो लोग लैंग्वेज क्या यूज कर रहे थे, कुछ छोड़ के गए हैं क्या, जैसे कोई स्लैब्स पे कुछ लिख के गए हैं क्या, या कोई बिल्डिंग्स बना के गए हैं क्या, राइट। तो वो ये सब हेरिटेज है। कुछ जैसे पॉट्स वगैरह यूज करते तो वो छोड़ के गए हैं क्या, कॉइन्स वगैरह यूज करते तो वो छोड़ के गए हैं क्या, बहुत सारा स्कल्पचर्स होती है, स्कल्पचर्स छोड़ के गए हैं क्या। इंडियन हेरिटेज की मतलब ये हुआ कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पे टैंजिबल चीजें क्या क्या वो लोग छोड़ के गए हैं, जो वो बिल्डिंग हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्कल्पचर्स हो सकता है,
स्कल्पचर्स भी मेटल्स के हो सकते हैं, स्टोन के हो सकते हैं, या और कोई भी मिक्स्ड मेटल्स के हो सकते हैं। फिर कॉइन्स हो सकता है, पॉटरी हो सकती है, या और भी कई टैंजिबल चीजें जो वो छोड़ के गए हैं। उन सब की मदद से हम इंटरप्रेट करते हैं और एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं, उसको उस समय की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। जो हेरिटेज होता है, हेरिटेज उस समय की स्टोरी को अपने अंदर संजोए रखता है। उस समय की क्या बिलीफ सिस्टम थी, क्या वैल्यू सिस्टम था, रिलीजियस गॉड क्या थे, गॉडेसेस क्या थे, वो सब वो हेरिटेज में समाहित होता है, वो सब हेरिटेज में इंक्लूडेड होता है। अगर हम हेरिटेज जो टैंजिबल चीजें वो लोग छोड़ के गए, यदि हम उनको अच्छे से समझ गए तो हम उस समय की पूरी सोसाइटी को समझ सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड टर्म कल्चर की। कल्चर एक्चुअली में क्या होता है, अभी मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, सब पॉइंट्स बाद में पढ़ूंगा। कल्चर क्या होता है? कल्चर मीन्स एवरीथिंग, द वे यू आर, द वे सोसाइटी एग्जिस्ट is the culture. The society way of life is culture. Means culture के अंदर रिलीजन भी आता है कि कौन सा बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, हिंदुज्म था, इस्लाम था, ये सब कल्चर में रिलीजन भी आता है। रिलीजन एक वैल्यू सिस्टम देता है, एक बिलीफ सिस्टम देता है, वो लाइफ के कई स्टेजेस, डू एंड डोंट्स देता है। जब रिलीजन की बात करेंगे तो उससे संबंधित लिटरेचर भी अपने को आना चाहिए, लिटरेचर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक हम लोग को पता है कि जो रिलीजन होती है वो कोई ना कोई लिटरेचर पे बेस्ड होती है, कोई ना कोई बुक्स, होली बुक्स बोल दो या कोई और इम्पोर्टेंट बुक बोल दो, एपिक्स बोल दो या कमेंट्री बोल दो, बेस्ड होती है। इसीलिए लिटरेचर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चर को समझने के लिए। उसके बाद कल्चर में आपका आता है लैंग्वेज, क्योंकि सोसाइटी में जो आइडियाज का एक्सचेंज होता है वो लैंग्वेज से ही होता है। तो हर एक सोसाइटी का, हर एक कल्चर का अपना एक लैंग्वेज होता है। एक टाइम पीरियड में, अगर पूरे टाइम को तुम फ्लो में मानो, टाइम T1 से T2 से T3 से T4 ऐसे सोसाइटी S1 एग्जिस्ट कर रही थी, फिर S2 एग्जिस्ट की, फिर S3 एग्जिस्ट की, ऐसे ओवर द टाइम, मतलब हिस्ट्री में सोसाइटी का इवॉल्वमेंट हुआ, इवॉल्व हुई सोसाइटी। उसके अनुसार रिलीजन में क्या क्या चेंज आए, सोशल कंडीशन में क्या क्या चेंज आए, पॉलिटिकल कंडीशन में क्या क्या चेंज आए, इकोनॉमिक कंडीशन में क्या क्या चेंज आए, ये सबको एज ए कंबाइंड स्टडी करना वही कल्चर के अंतर्गत आता है। कंबाइनली स्टडी करना, उस सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को समझना। कल्चर में आपका फूड्स आता है, कल्चर में आपका क्लॉथ्स आते हैं, कल्चर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आता है, कल्चर में आपका रिलीजन आता है, तो उसमें वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम पता लगता है। तो ये इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं हिस्ट्री। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री होता है आपका, मतलब सबको आइडिया होगा हिस्ट्री क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट, पास्ट का डिस्क्रिप्शन। जब आपने सबने पढ़ा होगा 10th तक कि हिस्ट्री को रफली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडियन हिस्ट्री को, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट होता है और एंशिएंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेडिवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हम लोग उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में वो कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन के रूप में निकल के आ जाता है। तो पास्ट का डिस्क्रिप्शन, यानी पास्ट में इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुए, कब हुए, डेट, उससे रिलेटेड पर्सनालिटीज कौन थे इंपॉर्टेंट, वो चीजों को समझना। पास्ट में सोशल कंडीशनिंग क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशनिंग क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशनिंग क्या थी, डायनेस्टीज को भी पढ़ते हैं कई बार हिस्ट्री में। फिर मेजर इवेंट्स, एंशिएंट टाइम मेजर इवेंट्स क्या हुए थे, कौन सी डायनेस्टी थी। फिर मेडिवल टाइम में मेजर इवेंट्स क्या हुए थे, कौन से पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थी, कौन से इंस्टीट्यूशन का राइज हुआ, कौन सा इंस्टीट्यूशन वीक हुई, कैसा इकोनॉमिक सिस्टम था। वैसी वर्ल्ड का हिस्ट्री होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड का हिस्ट्री यूपीएससी में हमें एंशिएंट और मेडिवल नहीं पढ़ना है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री जनरली रफ आइडिया होता है कि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कॉलोनिज्म आए, फिर वर्ल्ड वॉर्स हुए,
ये सब इवेंट्स को आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर यूनिपोलर वर्ल्ड बना, उसके पहले कोल्ड वॉर था, बाइपोलर वर्ल्ड था। तो ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है जो आपके करेंट अफेयर्स में लिंकेज करने के लिए, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस में लिंकेजेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। हालांकि फिल्म्स में नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री, फिल्म्स में वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन नहीं आते, ये सिर्फ मेंस का एक्सक्लूसिव सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री। बट वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आप जानते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में काफी हेल्प। अब आते हैं ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ज्योग्राफी में रफ आइडिया क्या होना चाहिए? ज्योग्राफी में हम लोग रिसोर्सेस को पढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, माउंटेन्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, आइस कैप्स कहाँ है, कहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, कहाँ कम है, ग्लोब को पढ़ते हैं, फिर आपका यूनिवर्स को पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं। फिर अभी रिसेंट टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज को पढ़ते हैं, उसको लेके वर्ल्ड की क्लाइमेट, उसको लेके लाइफ कैसे अफेक्ट हो रहा है, इस चीज को स्टडी करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करो तो जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक आई, फ्लड आई, सुनामी आया, इन सब चीज को ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस पढ़ते हैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में, जो पूरे वर्ल्ड की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड है, जहाँ वो लोकेटेड है क्यों लोकेटेड है, मतलब उनका रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट या और भी कई रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में आप क्या स्टडी करते हैं, इंडियन सोसाइटी स्पेसिफिकली पढ़ना है। अब सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो सोसाइटी सुनते ही क्या याद आता है? सोसाइटी सुनते ही आपको याद आएगा कि इंडियन सोसाइटी डाइवर्स है। इंडियन सोसाइटी को कई तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, एज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का जो सोशल इश्यूज है उसको पढ़ना होता है, सोसाइटी पे किसी भी इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये एक रफ आइडिया होता है। ऐसे सोसाइटी पढ़ने का मतलब कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, यानी हमारे यहाँ ट्राइब्स एग्जिस्ट करती है, कास्ट सिस्टम है, जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, एसटी एससी या और भी वल्नरेबल सेक्शंस है। ये सब सोसाइटीज के अलग अलग कंपोनेंट्स है, इनका स्टडी करना, इनका इंटरलिंकेज स्टडी करना, इनके ऊपर गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स है वो सब स्टडी करना, राइट। ये सब सोसाइटी के अंदर एक रफ आइडिया मैंने बताया, बट एग्जैक्ट कीवर्ड अपन नीचे चलते तो और अच्छे से समझ में आएगा। Indian culture which cover the silent aspects of देखो art forms, literature and architectures from ancient to modern times। मतलब आर्ट फॉर्म्स, आर्ट कुछ भी हो सकते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल। आर्ट क्या? पेंटिंग भी आर्ट है, डांसिंग भी आर्ट है, बिल्डिंग बनाना भी आर्ट है, ठीक है। आर्ट फॉर्म्स टेंजिबल इंटेंजिबल आता है। टेंजिबल यानी जिसे आप टच कर सकते, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब जिसको फील किया जाता है। जैसे म्यूजिक है उसको टच नहीं कर सकते, डांस है उसको टच नहीं कर सकते, स्कल्पचर्स बनाना वो सब टेंजिबल आर्ट फॉर्म्स है, राइट। कॉइन्स बनाना ये सब आर्ट फॉर्म्स। तो हम लोग ये देखेंगे कि पूरा एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम में और मॉडर्न टाइम में, राइट, आर्ट फॉर्म्स कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, किस किंग या किस डायनेस्टी के टाइम पे कैसा आर्ट यूज में था। आर्ट फॉर्म देख के आप बता सकते हो कि किस टाइम का, किस पीरियड का ये आर्ट है। आर्ट फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना कि उस पीरियड में इस तरह के आर्ट फॉर्म्स यूज में थे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। लिटरेचर, वैसे लिटरेचर की किस पीरियड में कौन सा लिटरेचर का इंपॉर्टेंस था, लिटरेचर्स के राइटर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ध्यान में रखना होता है, और किस लिटरेचर में यानी किस बुक्स में क्या कंटेंट लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आर्किटेक्चर्स, वैसे अलग पीरियड में कौन आर्किटेक्चर बना, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन बनाए, फिर वो जो टेम्पल्स बने हैं वो किस चीज के बने हैं, ये सब चीजें जाननी होती है आर्किटेक्चर्स में। जैसे कई केव्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो ये सब चीजें आर्किटेक्चर में पढ़ना है। उसके बाद आइए अब हिस्ट्री पे डिस्कस किया, आर्ट एंड कल्चर तो खत्म हो गया,
ठीक है, अब हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री क्या है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी यानी 1750 until the present significant events, personalities and issues। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में, मेंस में भी। 1715 के बाद से अब जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो तो उसमें 3-4 चीज ही ध्यान में रखना कि इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है, यानी कौन से इवेंट्स हुए हैं, उसमें इन्वॉल्व पर्सनालिटीज कौन था, ठीक, और द मैटर ऑफ डिबेट क्या था, मतलब इशू क्या था, राइट। मोस्टली आप कोई भी इवेंट्स होगा तो उसमें आप देखो 2 पार्टी होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी और इधर से कोई लीडर या कोई पार्टी होगी, उसके कुछ डिमांड्स होंगे, किसी चीज को लेके कोई इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया होगा। ये देखना है कि किस प्रोटेस्ट में कौन से पर्सनालिटी इन्वॉल्व थे, ये इवेंट्स कब हुई थी, सिग्निफिकेंस क्या था, मेन इश्यूज क्या, मेन डिमांड क्या थे जो लीडर्स थे उनके। अब आ जाइए फ्रीडम स्ट्रगल्स, जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात चल रही है, इसका वेरियस स्टेजेस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल ऐसा तो नहीं कि एक दिन में आजादी मिल गई, काफी लंबा चला है, इतने दिन तक चलने में कई स्टेज आए होंगे, तो उन स्टेज को स्टडी करना, यानी कि गांधी एरा आया, उसके पहले और भी अदर लीडर थे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रहे थे, उनके बारे में जानना, कांग्रेस पार्टी बनी वो लीड करने लगी, तो सबके अप्रोच को जानना और स्टेजेस को डालना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को समझना, उसमें कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, कौन कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए उसमें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे बंगाल, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, महाराष्ट्र, आपका साउथ इंडिया से कौन कौन से पर्सनालिटीज का कंट्रीब्यूशंस रहा है, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है, यानी किस ज्योग्राफी में कौन से इवेंट्स घटे, इसका एक रफ आइडिया होना। उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, मतलब आजादी के बाद 47 के बाद कंसोलिडेशंस, यानी कि आज जो हम लोग स्टेट्स देखते हैं, 28 स्टेट्स बने हुए हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज बने हुए, तो ये ऐसा नहीं था आजादी के बाद, राइट। वो आजादी के बाद नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अलग था, आज जैसा नहीं था। तो वही देखना है कि कैसे और क्यों अलग अलग स्टेट्स बने, स्टेट्स की डिमांड हुई, कैसे हम लोगों ने इंटरनल बाउंड्रीज को, जो इंटरनल स्टेट की बाउंड्रीज थे उसको मैनेज किया, कैसे यूनिटी को मेंटेन करके रखा, क्योंकि हमारे कंट्री में अगर देखो तो डाइवर्सिटी इतना है, पूरे वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है या इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स वो हैरान होते हैं कि इंडिया यूनाइटेड कैसे, इतनी डाइवर्स होने के कारण। यूरोप के आप कंट्री को देखो, छोटे छोटे कंट्री है, सब में होमोजेनियस पॉपुलेशन है, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत है, लाइफस्टाइल अलग है, आपके रिलीजन अलग है, फिर भी यूनाइटेड है। तो इंडिया का डिवीजन होने के बाद भी हम लोग यूनाइटेड कैसे, और रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कंट्री में अलग अलग स्टेट्स कैसे बने, कैसे कैसे डिमांड्स आए, ये इंपॉर्टेंट। जैसे रिसेंटली 370 को हटा के और जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, तो ऐसे ऐसे करेंट इवेंट्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर सिलेबस को अच्छे से समझा जाए तो। अब हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में बोल रहा था, इंटरनेशनली से बहुत यूज होता है इसका। अगर आप हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को पढ़ लो, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी, एक्चुअली मैं बोला ना हिस्ट्री में इवेंट्स ही पढ़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन इन्वॉल्व है ये पढ़ने होते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ना होगा, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है। वर्ल्ड वॉर्स पढ़ने होंगे, ठीक है, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, पहले कोई कंट्री एग्जिस्ट करती थी, अब वो नहीं एग्जिस्ट करती, कैसे ओवर द टाइम उनका बाउंड्री चेंज होता रहा, मर्जर होता रहा, स्प्लिट होता रहा। फिर कॉलोनाइजेशन, कैसे जो वेस्टर्न पावर्स थे, जो इंडस्ट्रियल पावर थे, जो इंपीरियल पावर थे, वो कैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट में कॉलोनी बनाए रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए और फिनिश गुड्स को बेचने के लिए। फिर डीकोलोनाइजेशन, कैसे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अलग अलग कॉलोनी में कैसे मूवमेंट चला, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल फिलोसफी, जैसे पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सब डेवलप हुआ है, जो पॉलिटिकल फिलोसफीज थे, वर्ल्ड को या
कोई भी इवेंट्स को देखने का एक व्यू होता है, राइट। जैसे कम्युनिज्म, ठीक, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो सिर्फ आपको ये जानना होता है इसमें कि कम्युनिज्म है क्या, सोशलिज्म है क्या, सोशलिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन है, कैपिटलिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन है, इसके इम्पैक्ट क्या हुए हैं सोसाइटी पे, फॉर्म्स, उसके फॉर्म्स क्या है, एंड इसके इफेक्ट ऑन द, ठीक है, सोसाइटी। ये काफी इजी होता है, उतना टफ नहीं होता, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन लोग इन्वॉल्व थे ये सोशलिज्म, ये पॉलिटिकल फिलोसफीज को डेवलप करने के लिए, इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखना था। अब आ जाते हैं इंडियन सोसाइटी पे। तो कहता है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट, एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मैंने कहा था कि सोसाइटी में आप क्या पढ़ोगे, साइलेंट फीचर्स। अपने यहाँ कास्ट इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, तो कास्ट पढ़ना होगा। ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स पढ़ने होंगे। सोसाइटी में क्लासेस हैं, वो पढ़ने होंगे। सोशल क्लासेस अलग अलग, वो पढ़ने होंगे। अलग अलग रीजन में अलग अलग कम्युनिटी है, जैसे रिजर्वेशन की बात चलती है, या जैसे जाट्स है, पटेल्स है, मीनास है, इन सब के बारे में एक रफ आइडिया ओवरऑल होना चाहिए। फिर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, वो यूनाइटेड कैसे है ये चीज को स्टडी करना है। इंडिया में क्या क्या डाइवर्सिटीज है, कितने लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन है, कम्युनिटीज कौन कौन सी है, राइट, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। फिर अब आ जाइए वुमेन्स पे, आपको स्टडी करना है कि रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। अपने सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वुमेन, राइट। तो वुमेन के बारे में आपको पढ़ना है कि उनको क्या राइट्स मिले, क्या राइट्स नहीं मिले। जैसे अभी ट्रिपल तलाक वाला चल रहा था, या और भी कई वुमेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट द वर्क प्लेस, ये सब चीज को लेकर, सेफ्टी ऑफ द वुमन की क्या क्या एनजीओ काम कर रहे हैं वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट का क्या स्टेप्स है, ये सब भी पढ़ने होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ना है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। यार अभी सेंसस आ रहा है, तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट होते हैं पॉपुलेशन स्टडी में। पॉपुलेशन स्टडी उसको डाइसेक्ट करो, मेल फीमेल जेंडर बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे पॉपुलेशन को डाइसेक्ट करो। हिंदू मुस्लिम सिख्स, उसके नंबर्स याद करो कि कितने उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, 70-80% हिंदूज हैं, और ऐसे एक नंबर रफ आइडिया होना चाहिए। अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के अलग अलग पॉपुलेशन के सेक्शंस के अलग अलग नीड होते हैं। जैसे ST/SC है, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स बने हैं, क्या क्या स्कीम्स बने हैं, ये सब भी स्टडी करना होता है। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके क्या किया जा रहा है, हम लोग अभी चाइना को सरपास करने वाले हैं, तो एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि हम लोग पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज। या पॉवर्टी बहुत मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, राइट। डेवलपमेंट इश्यूज, तो डेवलपमेंट होता है, उसको पढ़ना है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, क्यों होता है, डेवलपमेंट से क्या सबको बेनिफिट मिलता है, या किसी एक ही सेक्शन को बेनिफिट मिलता है, क्या डेवलपमेंट इंक्लूसिव है, यानी सब वो डेवलपमेंट से सबको बेनिफिट मिल रहा है, या किसी एक सेक्शन को बेनिफिट मिल रहा है। पॉवर्टी हम लोग अभी तक क्यों नहीं खत्म कर पाए, कितना खत्म कर पाए, पॉवर्टी मतलब होता क्या है, इसको मेजर कैसे करते हैं, ये सब चीज स्टडी का इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स में। अर्बनाइजेशन, या दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, कितना परसेंट अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अर्बनाइजेशन के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वही बोला, अर्बनाइजेशन के क्या प्रॉब्लम्स है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। हाँ, अच्छा, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट। इंडियन सोसाइटी पे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, पहले तो ये आइडिया होना चाहिए आपको कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड गुड्स, ठीक है। अगर बाहर से आप आइडियाज मंगा रहे हो, गुड्स आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो आपके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज को स्टडी करना, राइट। इंडियन सोसाइटी यानी कि कास्ट पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, आपके ट्राइब पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, आपके सीनियर सिटीजन्स पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन, वुमेन्स पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, चाइल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। ये सब चीज आपको देखनी होती है। उसके बाद आ जाइए आप सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। एक्चुअली में ये सब टॉपिक्स है जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट इसको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि सोशल एम्पावरमेंट यानी कि अपने सोसाइटी में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, राइट, वुमेन है, SC/STs है, माइनॉरिटीज है, सीनियर सिटीजन्स है, PH कैंडिडेट है, फिर आपके बाद LGBT कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है,
तो ये सब वल्नरेबल्स है, राइट। तो इन सब के लिए, एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज बना रखा है, गवर्नमेंट ने कोई बॉडीज बना रखी है या गवर्नमेंट का कोई कैंपेन है, ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म ये रिलेटेड टू एक नेगेटिव कॉनोटेशन में बोला गया है। इंडिया के लिए एक डिविजिव फोर्स है कि रिलीजन का लड़ाई कैसे कंट्री को नुकसान दे रहा है, कैसे इसका मिसयूज पॉलिटिक्स में हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। ये सब चीज आपको पढ़ना चाहिए। कौन कौन से इवेंट्स, कम्युनल इवेंट्स हुए हैं, जैसे बाबरी मस्जिद डिमोलिशंस था, अभी उस पे वर्डिक्ट आया था, तो ये सब चीज लिंकेजेस करना होता है ऐसे। फिर रीजनलिज्म पढ़ना होता है, जैसे गोरखालैंड का डिमांड आ रहा है, जो अलग अलग स्टेट्स में ही कुछ सेक्शंस ऐसा है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। नागालैंड से आप देख लो, फिर मणिपुर से देख लो, असम से देख लो, ये सब चीजें कंट्री के लिए गुड नहीं है, कंट्री के लिए डिविजिव फोर्स है। सेक्युलरिज्म, सारे रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट देना, इंडिया का कोई अपना एक रिलीजन नहीं है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी हम लोग। तो सेक्युलरिज्म में आपको पढ़ना होगा कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है, गवर्नमेंट का क्या क्या स्टेप्स है सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ये सब चीजें पढ़ना। अब आ जाओ ज्योग्राफी के लिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, या वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होगा। जो फिजिकल फिनोमेनास होते हैं, आपकी क्लाइमेट्स, ठीक है, रेनफॉल, उसके बाद टेम्परेचर, फिर मॉनसून एंड ऑल दिस थिंग्स, मतलब एयर सिस्टम, विंड सिस्टम, ये सब स्टडी करने होते हैं। फिर फिजिकल सिस्टम बोला है फिजिकल ज्योग्राफी, तो आपको मेजर वर्ल्ड मैप से इसको रिलेट करना होता है एक्चुअली में, कि आपकी माउंटेन्स इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ पे, लेक्स कहाँ इंपॉर्टेंट है, रिवर्स कहाँ इंपॉर्टेंट है, राइट, ये सब इंपॉर्टेंट। जैसे अमेजन फॉरेस्ट में आग लगी तो वो इंपॉर्टेंट था, करेंट अफेयर्स से आप जोड़ सकते हो। सिलेबस को यदि 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो एक रफ आइडिया लगना चाहिए कि ये डायरेक्टिव वर्ड्स है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, हाँ, की नेचुरल रिसोर्सेस मतलब पेट्रोलियम, यूरेनियम, या और कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या ग्रेन्स, ये सब इंपॉर्टेंस है, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। मतलब कौन से कंट्री में क्या होता है, ये सब चीज जानना जरूरी है। अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, पूरे वर्ल्ड में जानना जरूरी है, राइट, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी इंडिया में भी जानना है कि कौन सा स्टेट क्या प्रोड्यूस करती है, किस रीजन में कौन सा मेटल्स, कौन सा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, राइट। इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है कि पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया कि इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड है, सपोज, राइट, कि कौन से इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है, और वो वहां अगर लोकेटेड है तो क्यों लोकेटेड है, राइट। जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गया, या आपका आयरन इंडस्ट्री होगी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होगी, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, तो ये सब कहाँ पे है और इसके वहां होने का मेन रीजन क्या है, ये पढ़ना है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन। प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये सब को आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि ये सब होता क्या है, तभी आप रिलेट कर पाओगे। Important geophysical phenomena, geophysical phenomena, you know what is that, right? जैसे earthquake हो गया, सुनामी हो गया, volcanic activity, यानी जो ज्योग्राफी, जियोफिजिकल फिनोमेना, यानी कि जो अर्थ से रिलेटेड जो फिनोमेना है उसको स्टडी करना, जो ह्यूमन सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, राइट। जैसे अर्थक्वेक्स आना, क्या होता है, कैसे आता है, ये पढ़ना होता है। कौन कौन से एरिया है जो वल्नरेबल है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप ले रखे हैं इसको मैनेज करने के लिए। सुनामी, राइट, वही क्यों आता है, किस रीजन में आता है, कंडीशंस क्या है इसकी, पास्ट में कब आया था, ये सब चीजें गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रखी है। वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए भी सेम, वोल्केनो क्यों आता है, किस रीजन में आता है, कौन सा रीजन वल्नरेबल है, हम कैसे प्रिपेयर है उसके लिए, गवर्नमेंट का क्या स्टेप है इसमें। सेम चीज साइक्लोन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशन। ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे फॉरेस्ट, राइट, माउंटेन्स, आइस कैप्स, ये सब ज्योग्राफिकल फीचर्स है, राइट। चेंज इन द क्रिटिकल ज्योग्राफी, उस क्लाइमेट चेंज के कारण उस सब में चेंज क्या आ रहा है, चेंज कैसे आ रहा है, वो स्टडी करना है।
दिस इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप। जैसे हम लोग जाने नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो आइसबर्ग्स है वो पिघल रहे हैं, तो सी लेवल राइज हो रहा है, जिसके कारण कई कंट्रीज आने वाले फ्यूचर में सबमर्ज हो जाएंगी, डूब जाएंगी, जिसको लेके एक सोशल अनरेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है कंट्री में, कई आइलैंड्स डूब जाएंगे। तो ये सब चीजें रिलेट करना इन सब चीजों से। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी डाइवर्सिटी एंड हो रही है, फ्लोरा एंड फौना एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, राइट। ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, ये पेपर 1 का सिलेबस का एनालिसिस था। और यदि आपको करना ये है कि ये सिलेबस का जो हेडिंग्स है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इसका एक रफ आइडिया निकालना है, जो मैंने बताया कि हेरिटेज का मतलब क्या है, कल्चर का मतलब क्या है। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री में इंडिया में एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, और वर्ल्ड हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम आईआर से लिंक कर सकते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हिस्ट्री में, राइट। हिस्ट्री होता क्या है, राइट। फिर उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, इंडिया का ज्योग्राफी का मतलब क्या है, वर्ल्ड का ज्योग्राफी का मतलब क्या है। सोसाइटी, जनरली इंडियन सोसाइटी पढ़ना होता है, इंडियन सोसाइटी का क्या मतलब, इसका एक रफ आइडिया होना। ये सब पॉइंट्स है, उन सब में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। जैसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज मतलब क्या होता है, जो पास्ट के अवशेष छोड़े गए हैं, राइट, उसको हेरिटेज कहा आपने। और कल्चर, कल्चर मतलब बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, द वे सोसाइटी लिव्स। कल्चर मतलब ये होता है रिलीजन, लैंग्वेज, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके क्लॉथिंग्स, फूड्स, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप्स, ये सब कल्चर में आता है। तो उससे हम लोग इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं कि आर्ट फॉर्म्स को कल्चर में या हेरिटेज में कैसे रिलेट कर रहे हैं, लिटरेचर को कैसे हेरिटेज में रिलेट कर रहे हैं, आर्किटेक्चर को कैसे हेरिटेज में रिलेट कर रहे हैं। वैसे जब आप हिस्ट्री आए तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न पीरियड पढ़ना है, ठीक है, तो उसको आप रिलेट करो, इवेंट्स क्या हुआ था, पर्सनालिटीज क्या थी, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसके स्टेजेस पढ़ना है, कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने थे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस 47 के बाद, अगर पूरा टाइम पीरियड आप देखो ना, तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न जब खत्म होता है 47 के बाद पोस्ट मॉडर्न स्टार्ट होता है, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है। उसमें क्या क्या इवेंट्स इंपॉर्टेंट हुए, कौन कौन पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थी, वो पढ़ना है। फिर वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का आप स्टडी करो तो कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन कौन से पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थी, क्या क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी डेवलप हुई। फिर इंडियन सोसाइटी के बारे में स्टडी करो तो आप फीचर्स पढ़ लो और डाइवर्सिटी पढ़ लो, ठीक है। लैंग्वेज पे, रिलीजन पे डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के लेवल पे, रिलीजन के लेवल पे डाइवर्सिटी, रूरल अर्बन, ठीक है। फिर वुमेन के बारे में स्टडी करना है, फिर पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है, फिर पॉवर्टी या डेवलपमेंट पे स्टडी करना है, फिर अर्बनाइजेशन पे स्टडी करना है। तो ये सब एक्चुअली में पूरा टॉपिक्स एक दूसरे से लिंकेजेस है। अगर आप पहले लिंकेजेस आप डेवलप करना स्टार्ट करो, अपने आप सब चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक। फिर करंट अफेयर्स में आपको चीजें दिखने लगी कि अच्छा ये तो सिलेबस में है, डायरेक्टिव वर्ड्स। जब मैं इस पे पेपर 1 का प्रीवियस क्वेश्चंस लाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि ये डायरेक्टिव वर्ड्स कैसे लिंक कर रहे हैं। फिर सोशल इंपावरमेंट, जो वल्नरेबल सेक्शंस है अपने सोसाइटी में, उसके बारे में पढ़ना। फिर कम्युनलिज्म, जो रिलीजन का लड़ाई हो रहा है कंट्री में, हिंदू मुस्लिम। फिर उसके बाद रीजनलिज्म, कि इंडिया में कौन कौन से रीजन से अपने आप को सेशनिस्ट मूवमेंट चल रहा है या सेपरिस्ट मूवमेंट चल रहा है। कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गया, आसाम में मूवमेंट चल रहा है, बंगाल में मूवमेंट चल रहा है गोरखालैंड के लिए, फिर बोडोलैंड के लिए मूवमेंट चल रहा है, विदर्भ में मूवमेंट चल रहा है। फिर सेक्युलरिज्म को ऐड कर दो। फिर ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में आपके वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स है उसको पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब कि विंड सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका रेनफॉल कैसे होता है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहाँ पे कौन सा वेजिटेशन है वो पढ़ना पड़ेगा। क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा उस एरिया का, वेदर पढ़ना पड़ेगा उस एरिया का, टेम्परेचर। फिर उसके बाद सॉइल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर कैसे वहाँ पे एनिमल्स हैं, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचर रिसोर्सेज, वर्ल्ड में कहाँ पे कौन सा नेचर रिसोर्सेज पाया जाता है। जैसे यूरेनियम हो गया जो कि न्यूक्लियर में यूज होता है, तो कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम, कोल, जो कि ये सब अगर आप लिंकेजेस बैठाओगे तो इंटरनेशनल रिलेशन से इसका लिंकेज बैठ सकता है अच्छे से। इकोनॉमी से भी लिंकेजेस बैठा सकते हैं उनका।
फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन प्राइमरी में इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, राइट। फिर उसके बाद जियोफिजिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, राइट। अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब कैसे आते हैं, किस रीजन में आते हैं, इसके लिए स्टेप्स क्या है, बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता था। प्रॉपर आप कहोगे लिंकेजेस बना के दे दो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ।